Moving on to question number 9, basically illustration 9. Let's move on to illustration number 9. क्या बोल रहा है, एक ट्रेडर है, ठीक है, प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च, वेरी गुड, हर साल वो उसी में करता है, ठीक है. ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15th of April 22. ओके, कुछ रीज़न हुआ, कोई भी अनअवॉइडेबल रीज़न जिसको हम देख नहीं सकते थे, अवॉइड नहीं कर सकते थे, ऐसा इंसिडेंस है, एंड स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल, इसीलिए 15th अप्रैल को ये ऑन विच कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन हिज गडाउन केम टू 50,000. टोटल कॉस्ट ऑफ गुड इन हिज गडाउन केम टू 50,000. ठीक है, हमें कब की इन्वेंट्री निकालनी है, 31 मार्च की. हमें डेट कितनी गिवन है, 15th अप्रैल की. हमें कितनी निकालनी है, 31 मार्च की. डेट कौन सी गिवन है, 15th अप्रैल. मतलब हमें पीछे आना है, हमें पीछे आना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना है. ठीक है, ओके. सेल्स गिवन है इंक्लूडिंग कैश सेल्स. देखो हम तो फॉलो करते हैं एक्रूअल सिस्टम, जिसमें क्या होता है, कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, वी विल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो कैश हो चाहे क्रेडिट, वी विल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो हमारे लिए सेल्स मैटर करती है 41,000 की ही. हमारे लिए सेल मैटर कितने की करती है, 41,000. ठीक है, उसके बाद परचेज है, तो परचेज कितने की गिवन है, 5034 की. ओके, चलेगा, नो इशू एट ऑल. 5034 की भी हम सेल कंसिडर कर सकते हैं. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड सेल रिटर्न. तो सेल रिटर्न है, हमें हमेशा क्या चाहिए होती है, नेट सेल्स चाहिए होती है, नेट परचेज गिवन चाहिए होती है. तो 41,000 में से सबसे पहले हम सेल रिटर्न माइनस करेंगे, तो हमारे पास नेट सेल्स कितने की आई, 40,000 की आ गई. तो वर्किंग नोट नंबर 1 प्रिपेयर करो. नेट सेल्स 41,000 माइनस सेल रिटर्न 1,000 एंड वी हैव 40,000 एज अवर सेल्स. ठीक है, परचेजेस गिवन है, दैट इज 5034 इंक्लूडिंग द 1990. देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ऑन 15th मार्च मतलब यहाँ पर. ठीक है, goods of sale value 10,000 were sent on sale or return basis to a customer. okay, हमने क्या किया, 15 मार्च को गुड्स भेजी किसी को, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. क्या हम गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस को सेल मानते हैं? द आंसर इज नो. वी डू नॉट ट्रीट सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की सेल्स को सेल्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अप्रूव करेगा तो हम सेल्स करेंगे. बट अगर एक टाइम पीरियड इलैप्स हो जाता है तो क्या हम सेल मानते हैं? द आंसर इज येस. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आजियो से कोई ऑर्डर प्लेस किया, तो वो क्या करेगा, मेरे पास माल आया 15 मार्च को, 30 मार्च तक मुझे बताना था मैं गुड्स रख रही हूँ कि नहीं रख रही हूँ, तो मैंने नहीं बताया, तो 31 मार्च को वो ट्रीट कर लेंगे ना ये सेल, क्योंकि अब तो वापसी का पीरियड खत्म है ना, अब तो वापसी का पीरियड खत्म. पर जब मैंने स्टॉक काउंटिंग की होगी तो क्या वो मेरे माल में दिख रहा होगा माल? द आंसर इज नो, क्योंकि वो माल किसके पास है, मेरे कस्टमर्स के पास है. समझ रहे हो इस पॉइंट को? ठीक है, तो लेट्स सी सम देखते हैं. और 10,000 were sent on sale or return basis to a customer. The period of approval being for 4 weeks. मतलब वो कब हमें अप्रूवल देगा? वो हमें अप्रूवल देगा 15 मार्च की चीज़ की, वो हमें अप्रूवल देगा 15 अप्रैल को. ओके, तो हम कब कर रहे हैं? हम तो बना रहे हैं 15 अप्रैल को ही. ही रिटर्न्ड 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल. ठीक है, उसने क्या किया, ये हमारी आई 10th अप्रैल और हम स्टॉक काउंटिंग कर रहे हैं 31 मार्च को. 10th अप्रैल को उसने कितने परसेंट गुड्स को रिटर्न कर दिया? ही रिटर्न्ड 40% ऑफ द गुड्स.
ही रिटर्न्ड 40% ऑफ द गुड्स। तो 40% ऑफ द गुड्स कितना बनता है? 10,000 का 40%, 4,000 की रिटर्न्स गुड्स उसने क्या करी? रिटर्न कर दी। और 60% स्टिल लाइंग ऑन हिज प्लेस। ठीक है, तो इसका मतलब है ये गुड्स वापस आई, ये तो मेरी सेल वैल्यू थी ना 10,000 वाली, है ना, इसका ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16 अप्रैल। हमें भी पता है कि अगर 15 अप्रैल तक उसने माल भेजा तो ठीक है, नहीं तो हम उसको बिल बनाकर भेज देंगे, एंड रेस्ट 60% का ही हैज टू पे। ओके, नाउ द ट्रेडर ऑल्सो रिसीव्ड द गुड्स 8,000 इन द मार्च। ओके, हम बीइंग एन ट्रेडर हमें गुड्स रिसीव हुई हैं 8,000 की। ठीक है, विच वर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस क्या होता है? मैं हर जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो मैंने हर जगह पे अपने बंदे छोड़े हुए हैं कि वो क्या करेंगे, बेचेंगे सामान को, बेचेंगे माल को। तो मैंने, क्या वो माल मेरा है या क्या वो माल उसका है? तो माल तो उसका है, तो क्लोजिंग स्टॉक किस में आना चाहिए? उसके माल में आना चाहिए। मेरे माल में क्यों आएगा? क्योंकि मैंने तो गुड्स रिसीव करी हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसाइनमेंट, वो गुड्स मेरी नहीं है। मैं क्या करूँगा, उसमें से प्रॉफिट कमाऊंगा और उसे वापस भेज दूंगा, है ना। सो गुड्स ऑन द 18,000 फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31st मार्च, अनदर 50% 15 अप्रैल को बेची। These sales were not included in the above sales। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सेल्स मेरी तो है ही नहीं, वो तो सेल्स उसकी है। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस 20% ऑफ द गुड्स बेच दी और 80% स्टिल लाइंग इन माई गोडाउन। सो 88,000 का 80% कितना आता है? 6,400 स्टिल लाइंग ऑन माई गोडाउन। इसकी COGS निकालनी पड़ेगी, बिकॉज एज एन valuer of inventory we are more concerned with the cost of goods sold, we are more concerned with cost। goods are sold by trader at a profit of 20% on the sales। ICI कितना ही मेहरबान है, आप पे हमेशा 20% on the sales दे देता है। ठीक है, sorted, very sorted। now let's do the sum with me। हमने वर्किंग नोट नंबर 1 बना लिया था, ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही पोर्शन है, इसको आपको अपने में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो let's start working note number 2। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 में सबसे पहले हमने क्या करी थी, ये टाइमलाइन बना लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, टाइमलाइन बना लेते हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड। हमने क्या किया, सेल्स करी, ठीक है, डन। वी आर गिवन विद द, हमें वैल्यू कब करनी है, 31st मार्च की, हमें वैल्यू करनी है 31st मार्च की, और आज क्या है, 15th अप्रैल। आज क्या है, 15th अप्रैल, और 15th अप्रैल में जो माल काउंट किया है, स्टॉक टेकिंग, नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक तो नहीं है। अब हम स्टॉक टेकिंग नहीं हुई, हम क्या करेंगे, 15 अप्रैल के स्टॉक टेकिंग को बेस मान के लेकर चलेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। $50,000। वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक वाज 50,000। अब हम क्या करेंगे, याद करो अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब बिना ट्रेडिंग के नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी आती थी सेल्स, यहाँ पे हमारा आता था क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक, then we have something called purchases, then direct expenses, and then we calculate GP।
सेल्स में से हम सारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल देते हैं तो हमारे के आसपास क्या बचता है? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से हम क्या कर देते हैं? इसको माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो हम क्या करेंगे? सेल्स, इसको ध्यान रख के चलना, हमारे पास वैल्यू स्टॉक है यहाँ पर, यहाँ पे है, तो मैं सेल्स को क्या करके चलूंगा? ऐड करके चलूंगा। मैं क्या करके चलूंगा? ऐड करूंगा। ये देखो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक एक ही जगह पे है ना, दोनों को ऐड करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, राइट। सो व्हाट आई विल डू, ऐड क्लोजिंग स्टॉक, फिजिकल स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल गिवन है, हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे इसमें, ऐड करो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो नेट सेल्स कितनी थी मेरे पास? 40,000। वर्किंग नोट नंबर 1, उसमें मेरे को क्या करना है? नेट प्रॉफिट। नेट सेल में से अगर मैं नेट प्रॉफिट कंप्यूट करूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 40,000 का एट द रेट 20% करो, कितना आता है? 8,000। 4 2 ज़ा 8, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया? 32,000 का। ऐड करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 32,000, और अब मैं क्या करूँगी? मैंने ये ट्रेडिंग, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूड करवा लिया है ना, मैंने स्टॉक कंज्यूम करवा दिया, मैंने सेल्स इंक्लूड करा ली, मैंने क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड करा लिया। अब क्या आएगा? परचेजेस, उसको क्या करके चलेंगे हम? माइनस, लेस नेट परचेजेस। बट यहाँ पे कोई परचेजेस है नहीं, रिटर्न है नहीं, 5034 की है मेरे पास परचेजेस, 5034 लेस करना है मुझे, ये ध्यान रखना। 5034 को मैं लेस करके चलूँगा। अब जो गुड्स मैंने अप्रूवल बेसिस पे डाले, क्या वो सेल है? द आंसर इज नहीं, वो सेल नहीं है, तो वो मेरे स्टॉक में तो ऐड होने चाहिए, इसीलिए सो ऐड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, 10,000 की गुड्स थी, राइट, जिसमें से 40% तो रिटर्न कर दी, बची कितनी? 6,000। अभी मैं 6,000 वालों को भी, बिल तो हमने 16 अप्रैल को बनाया ना, तो हम क्या करेंगे? 6,000 वाली एडजस्टमेंट को कंसिडर करके चलेंगे। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसका होना चाहिए 10,000 का 60% केम 6,000, केम 6,000 लेस ग्रॉस प्रॉफिट। हम हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही कंसिडर करके चलते हैं, तो 6,000 का 20% करो, 1,200। 6,000 minus 1,200 is 4,800। तो हमने इसकी भी कॉस्ट ऐड कर ली, परचेजेज इज ऑल्सो अ कॉस्ट, ये भी क्या है? कॉस्ट। ये भी क्या है? वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, दैट इज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, बिकॉज इन्वेंट्री को हम किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। अब हम लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि गुड्स क्या है? वो मेरी गुड्स नहीं है, तो मेरे माल में भी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, पर क्योंकि मैंने उसे इंक्लूड किया हुआ है तो मैं उसे क्या करके चलूँगी? हटाऊंगी। सो गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट 8,000, the
trader had received goods costing 8,000 in the March. For the sale of consignment basis, 20% have been sold by the 31st March and another 50% by 15th April. ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने 20% माल भी बेच दिया, मैंने 50% माल भी बेच दिया, मतलब 70% माल मैंने बेच दिया। बचा कितना है मेरे पास, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग इज 30%, रिमेनिंग इज 30%। सो व्हाट आई हैव टू डू इज 8,000 का 30%, that is 2,400 I'll subtract, and this is my value of stock. करिए मेरे साथ, 50,000 plus 32,000, तो it is 82,000, then 82,000 minus 5034, then plus 4,800, then minus 2,400, 79366, 79366. So this is my value of stock. This is my value of stock as on 31st March 22. Is this clear? Now next 79366. Read this sum. This is your homework. This is very easy, very easy, quite lengthy, but इसमें आपको बैक कैलकुलेशन अभी जैसे हमने किया है ना वैसे ही करके देखना है। देखो, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेजेस को क्या किया था, लेस किया था, कॉस्ट ऑफ रिटर्न, सेल रिटर्न को क्या करेंगे, माइनस करके चलेंगे। अगर कोई इन्वेंट्री की स्लो मूविंग, ये एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे। अभी देखना आपको समझ लगती है कि नहीं है, ठीक है, एंड देन वी विल कैलकुलेट दिस। ये वाला जो सम है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे, दिस सम यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस। अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, अदरवाइज दिस इज योर होमवर्क, वेरी इजी पीजी। And this is weighted average, again this is your homework, very easy peasy. So these two sums will be done by you. 10th is 10th को read करके आना, we will discuss in tomorrow class. Okay, so thank you so much, goodbye, take care.